चलते हैं, शुरुआत करते हैं। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का लास्ट लेक्चर होने वाला है और पूरा का पूरा दोस्तों चैप्टर समाप्त हो चुका है। इसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक में, जाकर देख लीजिएगा। आज हम लोग देखने वाले हैं रैशनलाइजेशन का मेरिट्स, डीमेरिट्स और उसका प्रिंसिपल्स। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं, फटाफट से देखते हैं। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों देखेंगे। तो सबसे पहले इंग्लिश मीडियम देखते हैं, ठीक है। एडवांटेज ऑफ रैशनलाइजेशन आर इज फॉलो। कुछ एडवांटेज है, मेरिट्स बोलो या फिर एडवांटेज बोलो, बात बराबर है, ठीक है। चलिए, सबसे पहला यहाँ पर है रैशनलाइजेशन हेल्प्स इन द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस दैट सिंप्लीफाई द मैन्युफैक्चरिंग मेथड एंड एलिमिनेट वेस्ट। रैशनलाइजेशन की मदद से क्या होता है, एक जो प्रोसेस होता है, वर्क का जो प्रोसेस होता है, उसमें स्टैंडर्डाइजेशन आता है जो कि सिंप्लीफाई करता है मैन्युफैक्चरिंग मेथड में और एलिमिनेट करता है वेस्ट को, ताकि कम से कम वेस्ट हो उसको हटाता है, एलिमिनेट करता है। दूसरा, इट हेल्प्स इन इंट्रोड्यूसिंग द न्यू टेक्निक। ये मदद करता है नए टेक्निक को लाना, साथ ही साथ लेटेस्ट इक्विपमेंट और मशीनरी डेट बूस्ट प्रोडक्टिविटी, ताकि उसे प्रोडक्टिविटी क्या हो, इंक्रीज हो। तीसरा, रैशनलाइजेशन मदद करता है अवॉइडिंग द अनहेल्दी कंपटीशन। जो अनहेल्दी कंपटीशन होता है उसको क्या करता है, अवॉइड करता है रैशनलाइजेशन। उसके बाद है अनसोल्ड स्टॉक इज ए मैसिव प्रॉब्लम। अनसोल्ड मतलब जो स्टॉक बिका नहीं है, वो एक तरह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है फॉर एवरी सेक्टर और एंड। रैशनलाइजेशन हेल्प करता है मिटिगेटिंग दिस प्रॉब्लम बाय रिमूविंग अनहेल्दी कंपटीशन को हटाकर क्या करता है, मिटिगेटिंग करता है कौन, रैशनलाइजेशन। तो ये सब एडवांटेज है। अगर आप लोग रैशनलाइजेशन का मीनिंग नहीं देखे हैं तो इसे पिछले वाले वीडियो में देख लीजिएगा, लेक्चर नंबर 30 में बताया गया है, ठीक है ना। लेक्चर नंबर 30 में आप लोग देख सकते हो, ठीक है। चलिए, अगला है इन्हांस द क्रेडिट वर्थनेस ऑफ वीकर एंड इनएफिशिएंट यूनिट बाय इंटीग्रेटिंग देम विथ स्ट्रॉन्ग वन। मतलब क्रेडिट वर्थनेस जो होते हैं वीकर के, उसको बढ़ाने का काम करता है, साथ ही साथ जो इनएफिशिएंट यूनिट होता है उनको भी इन्हांस करता है। अगला, इंप्रूव करता है मार्केट स्टेबिलिटी को। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन ऑफर हायर रेम्युनरेशन एंड गुड सिक्योरिटी। जो रैशनलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो क्या ऑफर करता है, ज़्यादा से ज़्यादा रेम्युनरेशन एंड गुड सिक्योरिटी टू द वर्कफोर्स पर। नेक्स्ट है वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ रैशनलाइजेशन इज दैट इट प्रोवाइड, ये प्रोवाइड करता है वर्कफोर्स विद द चांस टू डेवलप देयर इफिशिएंसी लेवल, ताकि एक ऐसा चांस देता है जिससे क्या हो, इफिशिएंसी लेवल जो वहाँ के लोग वर्कर हैं उनका बढ़े। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड द वर्कफोर्स विथ बेटर वर्किंग कंडीशन भी वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है एज रैशनलाइजेशन लोअर द प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करता है और कंज्यूमर कैन अवेल ऑफ द बेनिफिट, जो कंज्यूमर है वह उसका बेनिफिट बेहतरीन तरीके से उठा सकते हैं। कैसे उठाएंगे, रिड्यूस प्राइस, कम से कम प्राइस में वो खरीद सकते हैं। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ दिस प्रोसेस हैज बीन ऑफरिंग प्रोडक्ट ऑफ द कंज्यूमर एट ए लोअर रेट। तो सबसे बेस्ट सिग्निफिकेंट यही है कि कंज्यूमर के लिए लोअर रेट पे प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्निक। टेक्निक जो है, जो टेक्नोलॉजी है उसके इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो लेटेस्ट है उसके बेस पर काम किया जाता है और स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट कस्टमर को दिया जाता है। नेक्स्ट है कंज्यूमर को दिया जाता है। नेक्स्ट है रैशनलाइजेशन असिस्ट इन इंक्रीजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन ए सोसाइटी। तो रैशनलाइजेशन क्या करता है, उसके कारण इंक्रीज होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो भी है सोसाइटी में, इसके कारण बढ़ता है। नेक्स्ट है रिड्यूस करता है वेस्टफुल कंपटीशन को और मदद करता है कंजर्विंग रिसोर्स को। रिसोर्स को कंजर्व करना मतलब वेस्ट नहीं करता है, वेस्ट बर्बादी से अवॉइड करता है ना। नेक्स्ट है रैशनलाइजेशन डिक्रीज करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ गलती लिख दिया है, कोट लिख दिया है, कॉस्ट होगा यहाँ पर, सही कर लीजिएगा अपने में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एंड दिस हेल्प द कंपनी टू कम्पीट इन फॉरेन मार्केट में भी कम्पीट कर सकता है। प्रोडक्शन अगर कॉस्ट कम होगा तो वो फॉरेन मार्केट में भी, ये इंडिया मार्केट अगर फॉरेन मार्केट में जाके बेचेगा तो कॉस्ट कम पड़ेगा, जिसका रैशनलाइजेशन मदद करता है इसमें। तो ये था दोस्तों एडवांटेज। हिंदी में देखते हैं। युक्तिकरण के लाभ इस प्रकार से हैं। युक्तिकरण प्रक्रिया के मानकीकरण में मदद करता है, मानकीकरण में मदद करता है, जो विनिर्माण पद्धति को सरल बनाता है और अपशिष्टि को समाप्त करता है। दूसरा, यह नई तकनीकों के साथ साथ नवीनतम उपकरण और मशीनरी को पेश करने में मदद करता है, जो उत्पादकता को बढ़ाता है। अगला है व्यक्तिकरण अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा से बचने में सहायता करता है।
नेक्स्ट है बिना बिके स्टॉक हर क्षेत्र के लिए एक बड़ी समस्या है। और तर्क संगतकरण अस्वास्थ्यकर प्रतिस्पर्धा को दूर करके इस समस्या को कम करने में सहायता करता है। समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन अगला है कमजोर और अकुशल इकाइयों को मजबूत इकाइयों के साथ एकीकृत करके उनकी साख को बढ़ाता है, बाजार की स्थिति में सुधार होता है। ये सब युक्तिकरण के क्या क्या है, ये जो हम पढ़ रहे हैं युक्तिकरण के लाभ हैं। क्या क्या लाभ हैं वो देख रहे हैं। अगला है युक्तिकरण की प्रक्रिया कार्यबल को उच्च पारिश्रमिक और अच्छी सुरक्षा प्रदान करती है। अगला है युक्तिकरण के फायदों में से यह एक है कि कार्यबल को अपनी दक्षता के स्तर को विकसित करने का मौका प्रदान करता है। अगला है यह कार्यबल को बेहतर कार्य परिस्थिति प्रदान करता है। चूंकि युक्तिकरण से उत्पादन लागत कम हो जाता है, उपभोक्ता कम कीमत में माध्यम से लाभ उठा सकते हैं। इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण लाभ उपभोक्ताओं को काफ़ी कम दरों पर उत्पाद उपलब्ध करना। नेक्स्ट है तकनीक में सुधार से उपभोक्ताओं को गुणात्मक और मानकीकृत उत्पाद मिलते हैं। अगला है युक्तिकरण समाज में जीवन स्तर को बढ़ाने में सहायता करता है। तो जिस तरीके से पॉइंट पॉइंट लिखा हुआ है वैसे भी परीक्षा में पॉइंट पॉइंट वाइज लिखना है, कॉपी पे इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से सारा था, पढ़ते जाइए आराम से। पॉइंट में आपको लिखना है युक्तिकरण समाज में जीवन स्तर को बढ़ाने में सहायता करता है। उसके बाद है वह व्यर्थ प्रतिस्पर्धा को कम करता है और संसाधनों के संरक्षण में मदद करता है। युक्तिकरण से उत्पादन का स्तर कम हो जाता है और इससे कंपनियों की विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलती है, ठीक है। तो अगर आप पूरा का पूरा दोस्तों इसका चाहते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का चाहे इंग्लिश मीडियम से हो चाहे हिंदी माध्यम से हो पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ये पीडीएफ, ताकि गैस पेपर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। कॉपी आप एक कॉपी ले लीजिए आराम से, ठीक है। उसमें सारा का सारा, हिंदी मीडियम हो तो हिंदी में लिख लो सारा का सारा, और इंग्लिश मीडियम हो तो इंग्लिश में लिख लो, ठीक है। बहुत काम आने वाला है आपको। इसी तरीके से अगर आप एग्जाम में लिख दोगे ना सर, पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। अगला है डिसएडवांटेज देखते हैं। सबसे पहले इंग्लिश में देखते हैं, उसके बाद हिंदी में देखेंगे, ठीक है। उससे पहले अगर लाइक नहीं किए तो फटाफट से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी थोड़ा शेयर कीजिए। प्लेलिस्ट जो है उसको शेयर कर दीजिए, ग्रुप में कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दीजिए सबको सब, ठीक है। चाहे आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे केवल LNMU नहीं है बल्कि TMU हो, चाहे मगध यूनिवर्सिटी हो, PP हो, सभी यूनिवर्सिटी में सेम यही आएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ रैशनलाइजेशन आर इज फॉलो। क्या क्या डिसएडवांटेज है सर, आइए देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन इन्वॉल्व। अब देखिए अभी तक तो हम लोग सर रैशनलाइजेशन का लाभ देख रहे थे, क्या क्या लाभ होता है। अब कुछ हानियाँ भी है। क्या क्या हानियाँ हैं तो ध्यान से देखते जाइए, पॉइंट वाइज लिखे हैं, पॉइंट वाइज समझाते जाएंगे। रैशनलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें लार्ज नंबर ऑफ कैपिटल लगता है। क्या लगता है, कैपिटल मतलब पैसा लगता है, एक्सपेंसेस, एंड दैट टू विदाउट द गारंटी ऑफ एडुकेट रिटर्न। और कोई गारंटी नहीं है कि चलेगा कि नहीं चलेगा। कैपिटल एक्सपेंस का मतलब होता है पैसा लगता है, मतलब मशीनरी लगता है। जो आप मशीन लाएंगे, जो टेक्नोलॉजी है, कहाँ से आएगा, दिमाग से तो आएगा नहीं सर, पैसे से खरीदना पड़ेगा मशीन वगैरह, न्यू टेक्नोलॉजी का। तो उसमें क्या लगेगा, पैसा लगेगा, और ऐसा गारंटी भी नहीं है चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ये रैशनलाइजेशन का हानि है। दूसरा, इट इज़ समथिंग अनेबल टू चेक ट्रेड साइकिल। एक ट्रेड साइकिल दोस्तों होता है, आपको पढ़ाया था एक बार। ये क्या है, इट्स इज समथिंग अनेबल टू चेक ट्रेड साइकिल। ये ट्रेड साइकिल को चेक नहीं कर सकता है। जो रैशनलाइजेशन है वो ये पता नहीं लगा सकता है कि ट्रेड साइकिल मतलब कि जो प्रोसेस है वो एक्चुअल में इफ़िशिएंट है या फिर नहीं है, ठीक है। तीसरा, रेजिंग फंड फॉर द प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स इज डिफिकल्ट। फंड को रेज करना है, ठीक है, कोई पेड़ से तोड़ेगा नहीं, फंड को आगे कहाँ से रेज करिए, उसके लिए जो एक्सटर्नल सोर्स है, बाहरी सोर्सेस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले, बैंक से ले, तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उस चीज़ में। नेक्स्ट है रैशनलाइजेशन नीड फर्दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब देखिए रैशनलाइजेशन करने के लिए रिसर्च करना पड़ता है, डेवलपमेंट इसकी ज़रूरत होती है, इसकी आवश्यकता होती है। वो भी लगातार, एक बार करने से नहीं होगा, लगातार करते रहो हमेशा, विद द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट, ताकि इम्प्रूवमेंट होता रहे। एंड इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, हर समय ऐसा करना संभव नहीं है, ठीक है। ये सब हानियाँ हैं रैशनलाइजेशन का। अगला है रैशनलाइजेशन इज अबाउट बीइंग फेयर एंड इक्विटेबल है, ठीक है, बट इट इज़ अनेबल टू डिटरमाइन द शेयरिंग रेशियो ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। ये नहीं बता सकता, रैशनलाइजेशन ये नहीं बता सकता किसने कितना इफोर्ट लगाया, एम्प्लॉयर ने या फिर एम्प्लॉय ने, ठीक है।
ये सब हानियाँ है। अगला है रेशनलाइजेशन प्रमोट करता है मैकेनाइजेशन को, मॉडर्नाइजेशन को, डेट लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट, इससे बेरोजगारी आ जाती है कि सर जितने भी मशीन से सब कुछ काम होने लगेंगे, सब कुछ टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा, सब कुछ मशीनरी हो जाएगा। ठीक है, ये पढ़े होंगे आप लोग कैपिटल लेबर और कैपिटल इक्विपमेंट और लेबर इक्विपमेंट। तो सब कुछ क्या है, ये कैपिटलाइज है। रेशनलाइजेशन क्या है, कैपिटलाइज है, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है। तो ये एक हानि है, ये एक हानि है। अगला बात करते हैं। इट इज़ ए कॉमन बिलीव दैट ह्यूमन रिसोर्स दैट आर डेवलप्ड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रेशनलाइजेशन विल हैव टू वर्क डबली हार्ड टू compete विथ ईच अदर एज वेल एज ऑटोमेटेड प्रोसेस। बोल रहा है क्या, एक कॉमन बिलीफ है ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, बोल रहा है दैट आर डेवलप आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रेशनलाइजेशन, जो कि डेवलप होता है रेशनलाइजेशन के प्रोसेस के बाद, जो कि क्या होता है, डबली हार्ड होता है, मतलब बहुत ही कठिन काम है ये करना। रेशनलाइजेशन बहुत ही कठिन काम करना है कि सबसे पहले क्या करना, ह्यूमन रिसोर्स लाना पड़ेगा, मतलब मैन ही तो करेगा, उसके बाद वो क्या होगा, तब वो ऑटोमेटेड में जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, इसको कम्पीट करने में बहुत ही हार्ड है। ठीक है, हार्ड वर्क है। अगला बात करते हैं, बोल रहा है इवन व्हेन वर्किंग हार्डर द वर्कर फील दैट दे आर गिवन नॉमिनल इनकम कंपेयर टू द वर्क लोड दे आर हैंडलिंग। तो मतलब बोल रहा है कि वो जितना जो वर्कर है वो जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, वो जितना वर्कलोड ले रहे हैं, उस कंपेयर में उसे तनख्वाह नहीं मिलता है रेशनलाइजेशन में। तो ये हानियाँ हैं। अगला, द मैटर ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड मैकेनाइजेशन इज बिकमिंग मोर इम्पॉर्टेंट देन इम्प्रूविंग द लिविंग कंडीशन ऑफ द वर्कफोर्स। अब बोल रहा है कि काम पर फोर्स करना है, ना कि मॉडर्नाइजेशन और मैकेनाइजेशन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना क्या करें, लिविंग कंडीशन ऑफ वर्कफोर्स को हम इम्प्रूव करें। ठीक है, मतलब धंधा में हम उसमें इम्प्रूवमेंट लाएं। ये सब करने में बहुत ही समय भी जाएगा, पैसे भी जाएगा, और साथ साथ क्या होगा या फिर चलेगा या फिर नहीं चलेगा, वो भी कोई गारंटी नहीं है। तो ये हानियाँ हैं। अगला बोल रहा है मैकेनाइजेशन हैज़ क्रिएटेड मोनोटोनी एज द वर्क फोर्स एज लॉस्ट द इनिशिएटिव टू मेक चेंजेज। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो भी काम करने का जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल सिमिलर हो जाता है मैकेनाइजेशन के प्रोसेस से, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आ सकता है, बदलाव क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ह्यूमन ही क्रिएट कर सकता है। अगर ह्यूमन खुद से कोई चीज़ बना रहा है तो उसमें थोड़ा सा बदलाव ला सकता है, लेकिन अगर मैकेनाइजेशन प्रोसेस हो रहा है तो उसमें बदलाव नहीं लाया जा सकता। तो ये भी एक तरह से हानियाँ हैं। तो कुछ हानियाँ हैं, पॉइंट बता दिया, इसको हिंदी में एक बार देख लेते हैं। युक्तिकरण के नुकसान इस प्रकार है, पॉइंट में आपको लिखना है। पहला, युक्तिकरण की जो प्रक्रिया होती है इसमें बड़ी संख्या में पूंजीगत व्यय शामिल होते हैं, जहाँ पर पर्याप्त रिटर्न की गारंटी भी नहीं होती है कि जितना लगाया उतना आएगा या फिर नहीं आएगा। दूसरा, यह कभी कभी व्यापार चक्रों की जांच करने में असमर्थ हो जाता है। तीसरा, युक्तिकरण की प्रक्रिया के लिए बाहरी स्रोतों से धन जुटाना कठिन हो जाता है। चौथा, सुधार की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए युक्तिकरण को और अधिक शोध और विकास की आवश्यकता होती है, और इसे इस बार जारी रखना संभव नहीं है, हर बार जारी रखना संभव नहीं है। अगला है युक्तिकरण निष्पक्ष और न्याय संगत होने के बारे में, लेकिन यह नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच साझाकरण अनुपात निर्धारण करने में असमर्थ है। अगला है युक्तिकरण मशीनरीकरण और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देता है और स्वचालित प्रक्रियाओं के कारण श्रमिकों की बेरोजगारी बढ़ जाती है। अगला है, यह एक आम धारणा है कि युक्तिकरण की प्रक्रिया के बाद तैनात किए गए मानव संसाधनों को एक दूसरे के साथ साथ स्वचालित प्रक्रियाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने की दोगुनी मेहनत करनी होगी। मतलब खुद मैंने बनाया और मेरा खुद बेरोजगार चला गया, ऐसा मतलब हुआ है कि मैंने जो, देखिए यहाँ पर करने का मतलब क्या है कि जो पर्सन है, जो मानव है, उसने खुद संसाधन को बनाया है, खुद मशीन बनाया है, बाद में वही व्यक्ति को हटा दिया जाता है। तो ये यहाँ पर कहीं कहीं आया है। ठीक है, यही होता है। अगला बात बोल रहा है, यहाँ तक कि कड़ी मेहनत करने पर भी श्रमिकों को लगता है कि उनके द्वारा संभाले जा रहे काम के बोझ की तुलना में नाम मात्र की आय दी जा रही है। ये सब कमी है। ठीक है, इसमें अगला है कार्यबल की जीवन स्थितियों में सुधार की तुलना में आधुनिकीकरण और मशीनीकरण की विधि अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। अगला है, मशीनीकरण ने एक रास्ता पैदा कर दी है क्योंकि कार्यबल ने परिवर्तन करने की पहल खो दी है। मशीन है, बिल्कुल वैसा ही आउटपुट देगा, सेम टू सेम हर चीज़ में देगा, कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल सेम पैकेजिंग, सेम सब कुछ, कोई बदलाव उसमें नहीं होगा। तो यहाँ पर कमी क्या बता रही है सर, कमी क्या है? तो कमी ये है कि उसे बार बार क्या करना पड़ता है, मैकेनाइजेशन में उसमें चेंजेज लाना पड़ता है, लेकिन जो पर्सन है हम उसके हिसाब से बदल सकते हैं। पर्सन है वो अपने हिसाब से काम को कर सकता है सही से। ठीक है, बल्कि मशीन नहीं कर पाएगा, जो उसमें सेट करेंगे वही करेगा, यही इसमें कमी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। प्रिंसिपल ऑफ रेशनलाइजेशन बहुत छोटा सा है,
ठीक है, एक डायग्रामेटिक बनाए हुए हैं ताकि इसमें आपको समझ आ सके। प्रिंसिपल ऑफ रेशनलाइजेशन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रेशनलाइजेशन समझते हैं। बोल रहा है रेशनलाइजेशन रेफर्स टू सोसाइटी शिफ्ट फ्रॉम रिलायंस ऑन ट्रेडिशन एंड इमोशन टुवर्ड रिलायंस ऑन रैशनैलिटी एंड साइंस के तरफ जाओ। मतलब ट्रेडिशन से कहाँ तरफ जाओ, साइंस की तरफ जाओ, मतलब टेक्नोलॉजी की तरफ जाओ। प्रिंसिपल क्या है, रेशनलाइजेशन इज वन ऑफ द की कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी विच वाज सिग्निफिकेंट इन मैक्स वेबर वर्क, वेबर कैलबर्ग 2013 में वहाँ पर उन्होंने बताया था। क्या क्या प्रिंसिपल है, 4 प्रिंसिपल है। इट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ ट्रेड ट्रांजिशन टू रैशनैलिटी बिल्ट ऑन 4 प्रिंसिपल, 4 प्रिंसिपल है। पहला इफिशियंसी, कैलकुलेटिबिलिटी, प्रिडिक्टिबिलिटी एंड कंट्रोल। यही दोस्तों 4 प्रिंसिपल होते हैं। कुछ उदाहरण है देखिए, जैसे मैकडोनलाइजेशन, स्टैंडर्डाइज एजुकेशन, करिकुलर। अगला है तीसरा साइंटिफिक अप्रोच टू मेडिसिन, डेटिंग एप्स, प्रोडक्शन लाइन, स्टैंडर्डाइज हाउसिंग बिल्ड। तो ये सब प्रिंसिपल है, ये 4 प्रिंसिपल के पर काम करता है और ये इसका उदाहरण है। हिंदी में देख लेते हैं एक बार। युक्तिकरण युक्तिकरण से तात्पर्य समाज की परंपराओं और भावनाओं पर निर्भरता से तर्क संगत और विज्ञान पर निर्भरता की ओर बदलाव है। सिद्धांत, इसका सिद्धांत क्या है? युक्तिकरण समाजशास्त्र की प्रमुख अवधारणाओं में से एक है जो मैक्स वेबर के कार्यों वेबर और कालबर्ग 2013 में महत्वपूर्ण था। यह तर्क संगत में परिवर्तन की प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो 4 सिद्धांतों पर निर्मित है। पहला क्षमता, दूसरा गणना करने की क्षमता, तीसरा पूर्वानुमान्यता और चौथा है नियंत्रण। इसके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं आपके सामने, तो उदाहरण देखते हैं। पहला है मैकडोनलाइजेशन, दूसरा है मानकीकृत शिक्षा पाठ्यक्रम, तीसरा है चिकित्सा के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण, चौथा है डेटिंग एप्स, जो ऐप होता है अगर चलाते हैं, अलग अलग ऐप होता है, उसमें क्या होता है, बदलाव करना पड़ता है, उत्पादन लाइनें, और छठा है मानकीकृत आवास निर्माण। तो ये था दोस्तों प्रिंसिपल्स और डीमेरिट्स एंड मेरिट्स ऑफ रैशनलाइजेशन। ये यूनिट 5 था दोस्तों। इसका पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज्वाइन कर सकते हैं और ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसका पीडीएफ डाउनलोड करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।